अब ये अपर्णा माथुर तुम्हारी और तुम्हारे बेटे दोनों की तबाही की वजह बनकर ही रहेगी, ये तुम याद रखना। सबसे पहले तो तुम भी ये जान लो कि उसका नाम करण हरामजादा उसने खुद ही रखा था, इसलिए पूरी दुनिया में तुम्हें उससे बड़ा हरामी आदमी नहीं मिलेगा। जाकर कह दे अपने उस बारूद से, इस बार धमाका मैं करूंगा। मैं भी देखना चाहता हूँ सावंत की तेरी वो सुरंग तेरे लिए कितनी सुरक्षित साबित होगी। उसके बाद एग्जैक्ट 6 डे के 12 बजे तेरे घर की कॉल बेल बजने लगेगी और फिर तुझे क्या करना होगा ये तू पहले से ही जानता है। प्रदीप सावंत को समझ आ गया कि 5 दिन का वो वक्त असल में ही उसे कहीं भागने या छुपने के लिए नहीं, बल्कि एक आखिरी बार अपनी जिंदगी के आखिरी पलों को जी भरकर जी लेने के लिए दिया गया था। करण ने सावंत को उसकी बनाई सुरंग तक पहुंचने के लिए वक्त तो दिया, पर मौका नहीं। और इसी के साथ चूहे बिल्ली के बीच का गेम शुरू हो गया। अपनी जान बचाने की सावंत ने भरपूर कोशिश की, पर यह तो वो भी जानता था कि करण HRD नाम के खूनी बाज के पंजे की गिरफ्त से बच निकलने की सोचना भी बेवकूफी थी। उसने बहादुरी वाले तमाम दावों को अपने दिमाग से निकाल दिया। सावंत पूरी तरह से करण की नजरों के दायरे में घिरा हुआ था। वो चाहे जहां और जितनी दूर तक भाग लेता, पर उसकी सांसों की उम्र पूरी हो चुकी थी और ये उसे भी मालूम था। मुझे माफ कर दो करण, मैं जानता हूं कि मेरे लिए तुमसे बचकर जाना नामुमकिन है। मैं सारी उम्र तुम्हारा वफादार बनकर रहने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी जान बख्श दो। वफादारी निभाने का काम कुत्तों का होता है साहब, जबकि इंसान की फितरत यकीन और दगाबाजी की होती है। तेरे ऊपर यकीन तो मैंने कभी किया ही नहीं, और मेरे साथ अपनी दगाबाजी तू पहले ही साबित कर चुका है। इसलिए बातों में टाइम वेस्ट किए बिना जल्दी से घर पहुंच। मेरे आदमियों को इंतजार करना पसंद नहीं है। करण HRD की दहशत के साये में प्रदीप सावंत जिंदा होकर भी आधा मर चुका था, लेकिन करण के रूल्स एंड रेगुलेशंस की किताब में माफी नाम का कोई शब्द नहीं था। सावंत को मालूम था कि घर पहुंचने पर उसी के घर में उसके साथ क्या होने वाला था, पर अब जब कोई उम्मीद बची ही नहीं तो अपने यमराज की बात मान लेने में ही समझदारी थी। इस कॉल बेल के बजने का एक ही मतलब था, अब मुझसे दबाव और बर्दाश्त नहीं होगा। मैं थक चुका हूँ, मुझे हमेशा के लिए आराम करना है। और फिर हमेशा की तरह एक और हत्या को आत्महत्या का रूप देकर एक नए केस के खुलने से पहले ही उसे क्लोज कर दिया गया। Breaking news is coming in right now that renowned industrialist Pradeep Sawant has allegedly died by suicide after shooting himself. According to sources, he took this step due to immense business pressure. आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, देश के जाने माने उद्योगपति प्रदीप सावंत ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। जानकारों के मुताबिक उन्होंने ये कदम कारोबार के दबाव में आकर उठाया। सावंत की आत्मा को अब दूसरी दुनिया में भी शांति नहीं मिल सकती थी। मरने से पहले प्रदीप सावंत अपना सारा बिजनेस अपने पार्टनर करण HRD के नाम कर गए। अपने दुश्मनों के खात्मे के लिए करण बेरहमी की किसी भी लिमिट को क्रॉस कर सकता था, पर इस बात की मैंने भी कल्पना नहीं की थी कि एक औरत के साथ भी वो वैसा ही सलूक करेगा। वैसे सावंत की आत्महत्या की खबर ने अपर्णा को भी बुरी तरह से हिलाकर रख दिया। यकीन नहीं होता कि सावंत की मौत को सुसाइड दिखाकर करण ने उसकी सारी दौलत भी अपने नाम कर ली। मैंने उसका जितना नुकसान किया, उसने एक ही झटके में उससे ज्यादा की भरपाई कर ली। जो हुआ वो तो होना ही था, पर कल रात के खूनी तूफान के बाद अब आज की सुबह से मुझे एक नई शुरुआत की उम्मीद थी। लेकिन सावंत की मौत को इस पिक्चर का एक ट्रेलर ही कहा जा सकता था। मैं बहुत बुरा इंसान हूँ शिवानी। तुम बुरे नहीं हो करण, तुम्हें इस दुनिया ने बुरा बना दिया है। शिवानी की इन्हीं बातों ने धीरे धीरे करके करण को गुनाहों की दुनिया से दूर किया था, पर अब जब उसने शिवानी को ही खुद से दूर कर दिया तो उसकी उन बातों की भी कोई हैसियत नहीं रह गई। खुद को बुरा इंसान साबित करने के लिए करण क्या करने जा रहा था, ये जानने से पहले आइए एक बार आपको शहर के ताजा तरीन हालातों से रूबरू करवा दें। हफ्ता भर हो गया साहब, अब तो घर की शक्ल भी याद नहीं रही। चाय भी पीकर खुद को जगा रखा है। कम से कम आप हमारे ऊपर तो तरस खाइए। हफ्ते भर के भीतर 4 मर्डर। मखीजा की किडनैपिंग में भी हमारे हाथ कोई सुराग नहीं लगा। कानून का मजाक बनाकर रख दिया है। कौन था वो आदमी जिसने पूरे पुलिस महकमे को इतना ज्यादा डिस्टर्ब कर दिया था? चीखते चीखते ACP कृष्णकांत देशमुख का गला तक खराब होने लगा। हम सब मिलकर भी एक आदमी का पता क्यों नहीं लगा पा रहे गिरीश?
साहब वो बहुत चालाक है। आखिर है कौन ये विक्रम नागपाल? आज के अखबार के फ्रंट पेजेस देखे तुमने? जी साहब, देख रहा हूँ। वो आदमी हर रोज एक नए क्राइम को अंजाम देता है, लेकिन हमारे पास उसकी एक फोटो तक नहीं है। कौन है, कहां रहता है, हम कुछ नहीं जानते। विक्रम नागपाल, करण एचआरडी का ट्रेंड किया उसका एक ऐसा डेडली वेपन, गन पर जिसकी उंगलियां और शिकार पर नजर, इन सबको करण के इशारों का रिमोट कंट्रोल ऑपरेट करता था। लेकिन आम दिनों में विक्रम एक कंप्लीट फैमिली मैन बनकर काफी लो प्रोफाइल रहता था। कभी किसी को उसके ऊपर डाउट नहीं हुआ। You are a great husband, Vikram. My papa is the best. इसी वजह से 11 मुल्कों की पुलिस मिलकर भी आज तक उसका पता नहीं लगा सकी। जिस विक्रम नागपाल का पता अब भी दुनिया भर के लिए लापता था, इस वक्त करण के जल्लादी मंसूबों की मंजिल उसी आदमी का रेजिडेंशियल एड्रेस थी, यानी कि वो फाइनल डिसीजन ले चुका था। आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की करण सर? मुझे बुला लिया होता। मैंने तुम्हारे नंबर पर अपर्णा माथुर की फोटो फॉरवर्ड की है। उसकी जिंदगी की कहानी का दी एंड करना है, आपका काम हो जाएगा। पर अपनी दूसरी जीत का जश्न मनाने का करण को ज्यादा वक्त नहीं मिल पाया। सर, अपर्णा माथुर की वजह से एक और प्रोजेक्ट हमारे हाथ से चला गया। हमारी कंपनी के ही किसी आदमी ने उसे हमारे सारे पॉइंट्स ट्रांसफर कर दिए। उसे एक फोन कॉल की वजह से अब करण का गुस्सा 7वें आसमान से भी ऊपर चला गया। उधर मुझे करण और विक्रम की मीटिंग के बारे में पता लग चुका था, इसलिए मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। तो अपने पैसों के नुकसान की भरपाई तो कभी भी कर लेगा करण, लेकिन खून के इस कीचड़ से निकलने के रास्ते के बारे में भी सोचा है कभी? गुस्से में तो सच में पूरी तरह से पागल हो जाता है करण। एक बार कम से कम इतना तो सोचा होता कि वो औरत तेरी माँ की उम्र की है और तूने उसी की किलिंग का ऑर्डर दे दिया। चुप! अगर तूने मुझे किसी भी रिश्ते से जोड़ने की कोशिश की तो फिर मैं भूल जाऊंगा जिमी परेरा कि तू कौन है, पर तुझे जिंदगी भर याद रहेगा कि करण एचआरडी कौन था। पर तू अपर्णा को मजबूर करके उसे इंडिया से बाहर भी तो भिजवा सकता था। क्या जरूरत थी उसे मरवाने की? और ये काम तूने दिया भी तो विक्रम नागपाल जैसे खतरनाक किलर को। दुश्मनी में मैं औरत और मर्द का फर्क नहीं करता जिमी, इसलिए अब उस औरत को अपनी गलती का खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। एक बार फिर से मेरी कोशिश बेकार चली गई। करण अपनी जिद से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। उसके बाद सारा दिन हमारी बात नहीं हुई, यहाँ तक कि वो मुझे बताए बिना ही घर जाने के लिए निकल गया। वैसे तो उसकी गाड़ी रोजाना वाले रास्ते पर ही चल रही थी, पर आज करण का मन जरा भी शांत नहीं था। उस हॉस्पिटल के सामने से भी वो रोज गुजरता था। अचानक से उस दर्दनाक और तकलीफदेह चीख ने उसकी गाड़ी के पहियों को पूरी तरह से जाम कर दिया। अब वो आगे जाने की बजाय पीछे की तरफ लौटने लगा। और किसी चुंबक की तरह करण के कदम उस आवाज की तरफ खींचते चले गए। हॉस्पिटल में कब्रिस्तान वाली खामोशी थी, पर करण ने उस सस्पेंसफुल माहौल की ओर देखा तक नहीं। उससे उस औरत की तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही थी। क्या बात है? करण उन सिसकियों के घेरे से खुद को आजाद नहीं करा पाया। कैसी आवाज है ये? कौन है ये औरत? वो इतनी जोर जोर से रो क्यों रही है? और ये कैसा हॉस्पिटल है? कोई उसकी मदद क्यों नहीं करता? पिछले 30 सालों से इस हॉस्पिटल में किसी की कोई आवाज नहीं आती, फिर हम मदद किसकी करें? सालों पहले बहुत रोई थी वो, पर अब उसके आंसू पूरी तरह से सूख चुके हैं। यह सुनकर करण के पैरों के नीचे की जमीन ही खिसक गई, क्योंकि उसके कानों में तो अब भी वो चीखें गूंज रही थी। मेरा बच्चा। फिर तो जिस रास्ते से करण इस हॉस्पिटल में आया था, पूरी स्पीड के साथ उसी रास्ते से वापस लौट गया, जिसकी वजह घबराहट या अंधविश्वास नहीं, बल्कि कुछ और ही थी, जिसे वो खुद भी समझ नहीं पाया। वो अस्पताल इतना खाली क्यों था? कौन थी वो औरत? वो इतना रो क्यों रही थी? अभी तो ये रात का दूसरा पहर ही चल रहा था। क्या करण आज की रात के चारों पैर को सुकून से पार कर पाएगा? इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सस्पेंस और थ्रिल से भरपूर हमारे इस साइंस फिक्शन शो पहचान के अगले एपिसोड में। ये तलाश है मेरी पहचान की, ये तलाश